अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम हर फिराद में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। तमाम पाकिस्तानियों को नियो न्यूज़ की जानिब से, टीम हर फिराज की जानिब से गुज़िश्ता ईद मुबारक। और साथ ही साथ आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि प्रोग्राम हर फिराज का वक्त अब 11:03 की बजाय शाम 7:03 कर दिया गया है। हफ्ते के पहले 3 रोज़ आप हमें 7:03 पर बर्दाश्त कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम के मुज़बरात मौज़ूआत सबसे पहले आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 24 से 29 जून तक हो रहा है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कर रही हैं। ग्रे लिस्ट के हवाले से रिव्यू होने का इम्कान आज है। अब क्या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता, लेकिन यह तय है कि ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान नहीं है। 2012 से 2015 तक पाकिस्तान ऑलरेडी वॉच लिस्ट में FATF की रह चुका है। पहला मौजू यह होगा। दूसरा मौजू हमारा होगा रजब की मुहर्रम को शिकस्त और शवाल के महीने में शिकस्त। कितनी अच्छी ये खबर है तमाम मुसलमानों के लिए, इस पर दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में मकबूजा वादिया कश्मीर में जारी हड़ताल के हवाले से बात होगी। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हर फिराज। FATF का इजलास जारी है। 24 से 29 जून तक यह इजलास जारी रहेगा। कर्जों में जकड़े पाकिस्तान के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 472 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान की मुआशी हालत अबतर है, इस पर बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, जहां तक बात है FATF की, तो FATF की वॉच लिस्ट में पाकिस्तान 2012 से 2015 तक भी था। अब ऐसा क्या है कि हमें यह चीज अलार्मिंग लगनी चाहिए 2018 में? देखिए, 2018 में इसलिए अलार्मिंग लगनी चाहिए कि इस वक्त नवाज शरीफ हुकूमत ने जिस सतह पे पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़ा है, उस वक्त ऐसा ही है कि जैसे उसने पूरे के पूरे एक जिस्म से जान निकाल दी। अच्छा, मैं इस वक्त 3-4 चीजें जो हैं आपके सामने बड़े तफसील से रखना चाहता हूं। जो जिस हालत में इस इंटरिम गवर्नमेंट को ये मुल्क मिला है, मुझे नहीं लगता कि ये इंटरिम गवर्नमेंट उसको संभाल सकते हैं कि ना ही संभाल सकते। जी जी। ये 21 जून को एक इंस्टीट्यूशन होता है मूडी, जिससे इंटरनेशनल रेटिंग आती है, जी जी, वो म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में बताती है कि जनाब जहां पर आप अपने सरमाया लगा सकते हैं, ये सेफ है, ये नहीं है, सब कुछ है। पूरी दुनिया में फर्मों के बारे में, अगर किसी कंपनी में जाना हो, सीमेंस में जाना हो, टोयोटा में जाना हो, इन्वेस्टर सर्विसेज रेटिंग है। ठीक, उसके पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क रखा हुआ था कि जहां पर आप जा सकते हैं। उन्होंने 31 जून को नेगेटिव लिस्ट पे डाल दिया। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में 1 रुपया भी लगाएगा, पाकिस्तानी हो या कोई और हो, वो बुनियादी तौर पर यही होगा कि वो शख्स जो है वो अपनी खुद जिम्मेदार है। ठीक ठीक, उसका रुपया डूब जाए, कुछ हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इस किस्म की है। वो कहते ये हैं कि बुनियादी तौर पर आपके जो डिप्लीट हो रहे हैं फॉरेन करेंसी के रिजर्वायर जो हैं जी, वो आइंदा उसमें आप पूरे नहीं कर सकेंगे। इन्होंने अपनी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, सबको उनको कहा कि आप यहां पर पैसा वापस लें। उससे वो कहते हैं 2 से 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा आप नहीं इकट्ठा कर सकते। जबकि आपका डेफिसिट जो है पाकिस्तान का डेफिसिट जो होता है कि आप कार खरीदनी है, आपने तेल मंगाना है, ठीक है, आपने दवाइयां मंगानी है। मैं बताता हूँ जनरल पब्लिक के लिए, मैं बता हूँ तो आम आदमी भी समझ जाए। जी जी, आपने दवाइयां मंगानी है, आपने बिजली के बाद सामान मंगाना है, आपने एयर कंडीशन मंगानी है, सारी चीजें आप बाहर से लेके आते हैं। उसके मुकाबले में आप क्या करते हैं, आप गंदम बेचते हैं, चावल बेचते हैं, कपास बेचते हैं, या कोई और प्रोडक्ट, मतलब गारमेंट्स हैं, जैसे बांग्लादेश में गारमेंट्स बनाते हैं। ठीक, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 16 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। अच्छा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जो तवाज़ुन है उस वो डिफरेंस आपको 16 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट। क्योंकि 20% जो है आपका जो बिल है वो है सिर्फ और सिर्फ तेल का। राइट, और तेल का क्यों बिल है, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात यह है, वो जो सीपैक वाले हैं वो रो रहे हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इस इकोनॉमी को इस हालत में छोड़ा है कि इस वक्त हबको जो है 3.5 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसके बारे में वो कहता है, उसका जो कंपनी का चीफ था मंसूर, जो था खालिद मंसूर, उसने कहा है कि पाकिस्तान ने पेमेंट्स नहीं कर रहा और चाइनीज बैंक की जो है वो जिटरी हो गए। और दूसरा, क्या नवाज शरीफ साहब ने
प्रीवियस जरदारी साहब के दौर से भी ज्यादा बुरी हालत में छोड़ा। बताता हूँ सारा, उसमें एक तफसील सुन ले। जी प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद अगली सूरत हाल जो है कि साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है, जो कोल के ऊपर बिल्ड करने के 16 अरब रुपए की पेमेंट करनी थी, ठीक, वो नहीं हुई। वो चाइनीज कहते हैं कि ये क्या होता जा रहा है। फिर वो कहते ये हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का, और बड़ी कमाल से उन्होंने, चाइनीज ने, शंघाई बैंक ने, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, ये 1600 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट आप चला रहे थे, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी ना कंट्रीब्यूशन करते हो ना पेमेंट्स करते हो। साहब चाइना के हमको दोस्ती तलक तो नहीं है, हमारे दामाद, हम उनके दामाद तो नहीं है, पैसे देंगे। वो कहता ये है कि आपने इस वक्त सूरत हाल ये कर दी है कि आपका टैरिफ रेट जो है, जिसे कहते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट पूरी दुनिया से ज्यादा है आपका। वियतनाम में 9.2 रुपीज के करीब है, बांग्लादेश में 7 रुपीज के करीब है, इंडिया में 7 रुपीज के करीब है, वियतनाम में 10 है, और पाकिस्तान में 14 रुपीज पर यूनिट ये हो गया। इसके ऊपर हो जाए कि इतनी महंगी बिजली जो वो लोग खरीद नहीं पाते। के इलेक्ट्रिक में वो कहते हैं चाइनीज कंपनी भागने को तैयार है। उसकी वजह यह है कि इतनी सुस्त रवि से चलते हैं, टैरिफ डिसाइड नहीं हो रहे। एक तो ये कि चाइनीज का सीपैक आपका उन्होंने तबाह बर्बाद करके गए, करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, मोदी आपका आ गया। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो कलेक्शन थी टैक्सेस की, सीजीटी कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, वो पिछले साल 12 अरब डॉलर थी, इस 12 रुपए थी, इस वक्त 6 अरब रुपए हो गए। पाकिस्तान जो है उसके खजाने में अब बिल्कुल जैसे कहते हैं कुछ नहीं रह गया। अगर आपने कल को अपनी गाड़ियां चलानी है, अपनी सड़कों पे आपने जो मेट्रो चलानी है, बाकी चीजें, तो निचोड़ के चले गए। उसके बाद मुझे लगता यह है कि नून लीग को ये पूरी की पूरा यकीन था कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अच्छा, वरना मिफ्ता इस्माइल इतना फजूल बजट पेश न करता, इसका भी टैक्स छूट दी, उसको भी दे दी, ताकि आइंदा जो भी हुकूमत बनाए वो कम से कम पाकिस्तान के अंदर चीखने लगे कि यार ये क्या करके चले गए। ये बिल्कुल ऐसे है ना कि आप जाने लगे, आप घर का सामान बेच जाए। लेकिन ये भी तो उनके डिस्क्रिप्शन पे होगा ना कि आइदर दे एक्सेप्ट दिस बजट और नॉट। मसला बन जाता है ना, देखो ना मसला है, आप जब यहाँ काम कर रहे हैं, मैं आपकी तनख्वाह जाते जाते 2 लाख की बजाय 4 लाख बना देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, और वो कहता हूँ शुरू, अब 2 महीने आपने 4 लाख लेते हैं, फिर आप 2 लाख को कैसे लेके आऊंगा? वो एक पब्लिक रिजेंटमेंट शुरू हो जाएगी ना। देखो जी नवाज शरीफ साहब तो बड़ी चीज थे, और 4 महीने के बजट, आप 1 महीना रहता था, बजट पूरे 12 महीने के देंगे। इस सूरत हाल में आप जा रहे हैं एफएटीएफ में। एफएटीएफ में होता यह है कि आपके ऊपर 2013 से 15 तक आप रहे हैं, 3 साल तकरीबन रहे जी, लेकिन वो वॉच लिस्ट में थे सर, ग्रे में, अभी भी ग्रे में थे। अभी दोबारा जब आए हैं, आप ग्रे से निकल गए थे, दोबारा आए हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की हमाकत के वजह, जो ट्वीट उन्होंने किया था, फरवरी में इजलास हुआ जी, ठीक है, और जब जैसे होते हैं, ओ जी शेर जीत गया, भाई कमाल की बात है ना, बेवकूफों की औलाद है। जब जिस तरह जीआईटी आई थी ना तो मिठाइयां बांटे थी, वो जीआईटी बन गई और फैसला साढ़े हक च आ गया। ख्वाजा हसन ने कहा आर एफर्ट्स पेड, FATF Paris 20 February meeting conclusion on US led motion to put Pakistan on watch list, no consensus for nominating Pakistan, proposing 3 months pause and asking। ये उन्होंने कहा है, ये तो हमने फैसले, अब अमेरिका आपके खिलाफ जा रहा है और आप यहां कह रहे हैं, ओ जी क्या बात है जी, मतलब जहालत की इंतहा है ना। ये लोग पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, जी। उसके ऊपर आसिफ इकबाल कहा नो ऑफिशियल इंटीमेशन का, इनकी लड़ाई शुरू होगी। फिर ये सारे वहां पर गए, इन्होंने सऊदी अरब को कायल करने को, सऊदी अरब बैकआउट कर गया, इन्होंने रूस को कायल करने की, रूस बैकआउट कर गया, इन्होंने चीन को कायल करने की, चीन बैकआउट कर गया। उनका तुम्हारे इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, इतने जाहिल लोग हैं, इनको तुमने वजीर बनाया हुआ है और वो ट्वीटें करते फिरते हैं। वो समझते हैं ट्वीट जैसे सियालकोट में होती है जी, उसके ऊपर तुर्की ने सिर्फ आपको वोट दिया और आप थोड़े से बच गए। लेकिन अब आज क्या होता है, तो मेरा अगले 3 दिन में क्या होता है? इस सूरत हाल के अंदर ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस क्राइसिस के अंदर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये संभाल पाएगी। ऊपर से आपने अरबों रुपया खर्च करना है इलेक्शंस पे, अब ये इलेक्शन को भी पता नहीं क्या होते हैं या नहीं होते। अब हम तो कहीं से, मैं तो 6 महीने से कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो सकेंगे। उसके 2-3 रीजन हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी 2 वजह है। एक तो वजह यह है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त किसी न किसी हद तक, जो भी माने या कुछ माने, वो समझती है कि इमरान खान जो है उसको ले आना चाहिए ताकि एक फेस। अब इमरान खान जो है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कबूल नहीं था, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। आप इस वक्त वेस्टर्न प्रेस देख लें जी, आप इजरायली प्रेस देख लें, सारे देख लें। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जिस वक्त एंटी वेस्ट बात करता है तो उसके खिलाफ ये इल्जाम लग सकता है कि तुम सामने लादन हो,
तुम फंडो हो, तुम फलाओ। वो जिस ड्रोन्स के खिलाफ उसने किया था, मूवमेंट चलाई थी जी। तो उन्होंने कहा वो इंटरनेशनल प्रेस से यहां पहुंचा था। वो इमरान रिडली के साथ आता है जब उसके लिए अपना आफिया के लिए, क्योंकि इमरान खान का एक चेहरा जो है एक खिलाड़ी का चेहरा है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि वो इस सिस्टम में जीत नहीं प्ले बाय नहीं, सिस्टम की बात नहीं, प्ले बाय का चेहरा है। जब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही है, एक सेकुलर सा चेहरा है जी, सारा कुछ ऐसी जरूरत है। उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं जी, तो तुम्हारे पैसे हैं, जैसे कल उन्होंने नवाज शरीफ की 50 जायदादें निकाल दी, निकाल दी, ये कर दी। अच्छा, ऐसा बंदा जो है वो वेस्ट को कभी कबूल नहीं होता, इवन हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी कबूल नहीं होता। ऐसी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसके अंदर जो स्टीफन हॉकिंस कहता है, जो मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, कि फिर हम वी गो फॉर असैसिनेशंस। ओह रियली? जी, मतलब ऐसी सूरत हो सकती है। स्टीफन हॉकिंस जो है वो लिखता है उसके अंदर कन्फेशंस ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन में कि हम जब किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, और मैं इमरान खान को मैं कह रहा हूं अपनी सिक्योरिटी बहुत मजबूत बी केयरफुल, यस, नहीं यू शुड बी केयरफुल। जब किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके लीडरों को खरीदते हैं, और वो पता क्या करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू पे पैसा लगाते हैं, मोटरवे बना लो, मेट्रो बना लो, एयरपोर्ट बना लो, और वो मुल्क को मकरूज कर देते हैं। 50% जब हो जाता है तो फिर हम अपने बंदों को भेजते हैं, ये कोल माइन हमें दे दो, ये गोल्ड माइन हमें दे दो, ये फलां दे दो, ये सेंदक दे दो, ये फलाना दे दो। जब ये भी मुकम्मल हो जाता है और कोई बात हमसे नहीं हो पाती, कोई इनकार करता है, तो देन वी विल गो फॉर असैसिनेशंस। और कहते हैं 4 जो लोग थे, लीडर जो थे, जिनमें एक निकारागुआ का चीफ था लैटिन अमेरिका, उनको हमने कत्ल करवाया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बात बड़ी तय है कि इस दिस फेस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं अगर बात करूंगा ना तो कहेंगे ओरिया मकबूल जान फंडो है, सिराजुल हक कहेगा तो फंडो है, नवाज शरीफ जरदारी कहेगा करप्ट है, बेईमान का। अच्छा, ये फेस है अजीबोगरीब किस्म का ना। अच्छा, उसके फेस के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान मतलब फॉर एग्जांपल जो बातें हमारे यहाँ बुरी हैं, जी जी, मतलब टैरियान, जी जी, वो जी देखें, वहां तो डियाना कहती है मैं अपने जॉकी के साथ रातें गुजारती रही हूं, तो वो क्वीन ऑफ द हार्ट्स बनती है। जी बिल्कुल, ठीक है, उसके फूल निछावर होते हैं। तो वहां वो चीजें मैटर नहीं करती जिन चीजों की वजह से हम इमरान खान को यहां बदनाम करते हैं। तो मुझे एक बड़ा खतरा है, और मैं समझता हूं, और मैं इस वक्त जो अमेरिकन प्रेस, इजरायली प्रेस, हैरेट्स वगैरह, इनको उठा के देखता हूं तो एक स्ट्रीक सी मुझे नजर आती है इस सारी के अंदर, जिसके अंदर नवाज शरीफ को मतलब कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जी जी, जो उन्होंने नवाज शरीफ की जायदादें निकाली, उसके अंदर उन्होंने बरतानवी गवर्नमेंट पे एक इल्जाम लगाया है कि वो फेवर कर रही है नवाज शरीफ को, और वो कोई मदद नहीं कर रही इस चोरी की इनकम को रिकवर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ जो है वो देखिए, नवाज शरीफ ने इसीलिए इंटरनेशनल जो थी ना उसको कुछ करने के 3-4 काम ऐसे किए जो वो चाहते थे। मसलन कादियानी वाला इशू, एमपी वाला इशू, सारे का सारा, मतलब और इंडियन डिप्लोमेसी, ये है कैफियत। और इस कैफियत में लगता ये है जो मैं एक कबीले से कि कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो सकता है, बड़ा वाकया। देखिए, बेनजीर का जो वाकया था ना, जी जी, उसको संभालने के लिए, उसको कैश करने के लिए आसिफ जरदारी की जहानत मौजूद थी। यहाँ कोई जहानत मौजूद जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और साहब, आपने केपी का दौरा किया, बड़ा आपका काफी दिन पर मुश्तमिल दौरा था, तो कैसा रहा? ब्रेक आ रही है जी, क्योंकि केपी की सिचुएशन थोड़ी सी आगे बात ठीक है, बिल्कुल अर्दगान को मिला लेंगे केपी, बिल्कुल ठीक है। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे रजब तैयब अर्दगान की, एक मरतबा फिर अर्दगान। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। रजब तैयब अर्दगान मुहर्रम पर हावी रहे, और ऐसे हावी रहे कि बिल्कुल छा गए, लेकिन सेकुलर और मगरबी मीडिया बहुत चीखता रहा है। उसकी वजह क्या है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के शुरू में और साहब से ये जानते हैं। और ये सब क्यों नहीं चाहता मगरबी मीडिया के तैयब अर्दगान? देखें, टर्की पे बड़ी मेहनत हुई है जी, पूरे की पूरी वेस्टर्न एलाइज की मेहनत हुई थी। सबसे पहले तो टर्की को तोड़ने के लिए मेहनत हुई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कहानी अगर आप पढ़े ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया को वहां से बकायदा MI6 और MI5 ने बकायदा ट्रेंड किया, उसको अरबी जुबान सिखाई, उसको फिका सिखाई, उसको सब कुछ सिखाया, और उसको जाके
लॉन्च किया। कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी वो अरब। तो सऊदी अरब में था, अरब था, हिजाज का। ठीक ठीक। हिजाज में एक शख्स था, शरीफ मक्का, सैयद था। उसको कहा कि तो हुकूमत तो तेरी होनी चाहिए। अरब तो तुर्क किधर से आ गए? वो भी शरीफ सी, शरीफ मक्का। अच्छा। नहीं, वो सादात को अरबी में शरीफ कहते हैं। जी मैं समझ गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसको कहा कि हुकूमत तेरी, अल खिलाफत मिनल कुरैश। उसको नारा लगाया, उसने खड़े होके ऐलान किया कि बगावत का ऐलान कर दिया। अपनी दुकान, उसने बालकनी में खड़ा और बंदूक चलाई। ठीक। पाशा साहब एक होते थे वहां गवर्नर, जी तुर्क सैयद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक। उन्होंने कहा हिजाज आपका, जगह आपकी, नबी आपके, उस खानदान को हमें सिर्फ ये तबर्रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दे दो, हम चले जाते हैं। तो खिलाफत उस्मानिया के तुर्क जो थे एक बड़ी सी गाड़ी लेके और उसके इंजन पे बैठ के सिक्योरिटी करता हुआ गवर्नर जो था हिजाज का, वो उनको लेके आया जो तोपकापी म्यूजियम में। ठीक। उसके बाद उन्होंने पूरी साजिश तैयार की इन सारी इलाकों को तोड़ने की और खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा। और उसके साथ उन्होंने एक बंदे को उठाया जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। जी जी, बड़े जो बुजुर्ग थे ये यहूदी थे। और ये एक यहूदी होता है, मेरानोआ एक खानदान होता है, जो यहूदी मुसलमान हो जाते हैं वो मुसलमान अपने घर में सिनेगॉग रखते हैं। वो जब दाखिल हुआ सुल्तान अब्दुल हमीद बिन बादिस के, अब्दुल हमीद के उसमें, तो उसको दो यहूदियों को लेके दाखिल हुआ था। ठीक। तो उसने कहा था इनकी तो कभी जरूरत नहीं हुई थी यहाँ आने की। आप अंदाजा करें कि इतने खिलाफत उस्मानिया के लोग यहूदियों के लिए रहमदिल थे कि जब इजाबेला फर्डिनेंड आई है और उसने यहूदियों को कहा कि तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, क्योंकि ईसाई तो सबसे ज्यादा दुश्मन थे यहूदियों के। तो इनमें से 1,75,000 यहूदी थे, 75,000 वहां रह गए थे जो ईसाई हो गए थे। उनको उन्होंने कहा था कि सुबह तुम सुअर का गोश्त खाओगे, हफ्ते को दुकान खोलोगे, क्योंकि उनका हफ्ता छुट्टी होती है। जी। जो 1 लाख बच्चे थे वो तुर्कों के पास आबाद हो गए थे। उसके बाद कमाल अतातुर्क जो है उसने इस पूरे के पूरे तुर्की को सेकुलर बनाने की कोशिश की। नाइट क्लब खोले, शराब आम की, सब कुछ किया, यहां तक के अरबी जुबान में अजान बंद करते। तुर्की की जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के अंदर 7 लोगों ने अरबी में अजान दी है अपनी जान दे के। पहले ने अल्लाह अकबर का उसको गोली मारेगी, दूसरे ने अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह गोली मारेगी, यहां तक कि 7 लोगों ने उस अजान को मुकम्मल किया, फिर भी अजान नहीं देने दी गई। उसके बाद 50s के अंदर दोबारा, चूंकि लोग तो मुसलमान थे, तो उन्होंने एक और हाकम था अदनान मंदरीस, उसको वजीर आजम सेलेक्ट किया और जलाल बायार जो था उसको उन्होंने सदर बनाया। उसके बाद फौज चूंकि उन्होंने पाली हुई थी, सेकुलर फौज थी, हमारे मुशर्रफ साहब की तरह, इसको भी कुत्तों का शौक था, ये भी वही बनना चाहता और पाकिस्तान को बनाना चाहता था। ठीक, तो उन्होंने जलाल बायार के खिलाफ एक कू की और जलाल बायार को पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था जिसको फांसी दी गई और जलाल बायार जो था उसको जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा लोग फिर उठे तो जलाल बायार को जेल में से लाश उतारी गई, निकाली गई, उसको एक और जगह दफन किया गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोग थे जो इस्लाम को चाहते थे, इन्होंने स्कूलों में काम शुरू किया और बहुत बड़ी मूवमेंट एक चली, नजमुद्दीन अरबकान की जो मूवमेंट थी और बाकी लोगों, उसके अंदर से फिर उन्होंने हुआ ये कि उधर सख्त गिर थे तो तैयब अर्दगान उसमें से निकला। तैयब अर्दगान जो है ये चेहरा इनको पसंद नहीं है। सर जो शख्स हज़रत अबू अयूब अंसारी के मजार पर जाकर तिलावत मैंने कुनिया में देखा है ना, हज़रत इमाम उसका आखिरी जलसा मैं उस वक्त रेफरेंडम के जलसे में था जी, तो मैं वहां पर देखा रूमी के मजार पे कुनिया पे इस शख्स ने जिस तरह उसने तिलावत की और उस जलसे को मैंने देखा है जिस तरह। असल में ना मसला सारा ये है कि जो सेकुलर को आग लगती है ना, जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि यार ये बंदा किस तरह के नाम क्यों लेता है। मैं गाड़ी में चल रहा था, जो कोई वहां का सिंबल में तो बात मॉडर्न 3 लोग हैं, तो वो ये तो अपना खलीफा बनना चाहता है, सुल्तान बनना चाहता है। तो मैंने कहा तो जो पहले जो थे किनान नेवरन वगैरह सुल्तान नहीं थे, कमाल अतातुर्क सुल्तान नहीं था, डिक्टेटर। आप अंदाजा करें कि उसको उन्होंने हाथ बांधे हुए थे, सेकुलर लॉ के तहत हाथ बांधे हुए थे, लिबरल लॉ के तहत हाथ बांधे हुए थे। हालत ये थी कि पार्लियामेंट का मसला था, वजीर आज़म के पास इख्तियारात थे, सब कुछ था। पहले तो उसने रेफरेंडम करके वो इख्तियारात जो थे वापस लिए, ठीक है, तुर्की एक पूरी। और इस दौरान गुज़श्ता तकरीबन 3-4 साल के अंदर उसका जो चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है, एक तो ये हुआ कि उसने IMF से तुर्कों को निजात दिला दी, तुर्कों पे बिल्कुल आजाद करा दिया, कौम पे कोई कर्जा नहीं जी। फिर उसके बाद उसने कहा अगर किसी और को कर्जा चाहिए तो IMF मुझे पता है हम कर्जा देने को तैयार हैं, बिल्कुल ठीक, ये उसका लेवल आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद टर्क उनको डेवलपमेंट जो शुरू हुई है उसका आप सोच नहीं सकते, इतनी ज्यादा कि आप
आप मतलब हैरान कौन, वो लाइन, रेलवे लाइन, दो मेट्रोज और ये और वो, और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दर्द दिल। सर शाम को देख लें 48 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिससे इस वक्त तुर्की की IHH जो है वो एड्स पहुंचा रही है, सोमालिया में जा रहे हैं। मैं आप हैरान करूंगा, मैं इवन अफ्रीकन मुल्क, ये रोहिंग्या और बांग्लादेश और ये इलाका, जहां तक शाम का क्राइसिस का ताल्लुक है, आप अंदाजा करें जी कि शाम के क्राइसिस के अंदर तुर्की जो है उसने 30 लाख लोगों को अपने यहाँ नेशनैलिटी देने का ऐलान किया, रेफ्यूजीज को। ये ऐसी है कि आप 30 लाख अफगान मुहाजिरों को पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल, हमारे हम तो नफरत कर 38 लाख हो गए, 3.8 मिलियन। और उनको जिस तरीके से बात किया, आप उनके साथ देखे क्या लेवल है उनके अंदर, जिस तरह का उन्होंने उनको रखा हुआ। उसके बाद और वो सारे, ये जो इलेक्शन जीता है तो सबसे ज्यादा तो वो नाच रहे थे। और तीसरी चीज है कि आज से 25 साल पहले आप चले जाते, तो 20 साल पहले अर्दगान से पहले चले जाते, तो आपको पूरे तुर्की में कोई एक चाय का अलहदा खाना ना मिलता। मैंने देखा हुआ है, मैं शराब भी साथ मिलती थी और चाय। आप बड़े अजीब होते यार, एक साथ बंदा विस्की पी रहा है और साथ आप चाय पी रहे हो। अब हालत यह है कि उसने स्कूलों से, कॉलेजों से, मस्जिदों से शराब खानों को दूर कर दिया। जाहिर बात है, एक रिफॉर्मेटिव सूरत हाल बिल्ट है, उसको हम मुकम्मल तौर पे एक आइडियल इस्लामिक तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी चीज जो है कि उसने सेकुलर चेहरा जो है वो बहुत बेनकाब किया। सही, लेकिन सर और साहब ये भी तो सवाल है उसको कहते हैं, अगर वो सेकुलर चेहरा बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आइदर इट्स रेवोल्यूशन या इनकलाब में आता है, नहीं, या फिर ये तत्हीर है सिस्टम की। क्या कहेंगे इसको? देखिए, एक चीज तो ये है कि इसके बाद एक स्टेप और आएगा किसी सूरत हाल में। अभी सूरत हाल ये है कि उसने एक सेकुलर मूवमेंट को रोक के रख दिया। वो जो कहते थे कि हमने सेकुलरिज्म आएगा और मजहब ये नहीं होगी, और वो अब हालत यह है कि वहाँ इस वक्त यानी मसाजिद के जो इमाम जो वहाँ पढ़ के निकलते हैं, उनके अंदर हजारों लोग जो हैं दाखिला ले रहे हैं। खुद उसकी तिलावत जो इतनी खूबसूरत है कि लोग सुनना पसंद करते हैं। जब मस्जिद अंकरा की जब मैं गया हूँ उसके पैलेस के साथ, प्रेसिडेंट पैलेस के साथ, उस मस्जिद के अंदर सुबह वो नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खलकत टूटी हुई होती है। एक तो ये है, दूसरा जो वैल्यूज इस्लामिक हैं उनका उसने वहां पर जो उसका इजरा किया है, उसकी रिस्पेक्ट को डेवलप किया। कभी किसी ने सोचा था कि तुर्की में अरबी में अजान होगी? कभी ने सोचा था दुरूद तो उसकी सदाएं बुलंद होगी उस तुर्की के अंदर? कभी किसी ने सोचा था कि उस तुर्की के अंदर लोग जो हैं वो तुर्की टोपी पहनेंगे? और ये अब हालत ये है कि ये मेरे सामने पूरे वेस्टर्न प्रेस जो हमने भी दिखाया है, सारे हंसी उड़ाते हैं। पाकिस्तान से मेरा यार फर्क गुंदी गया हुआ था, उसने वहां से बकायदा वीडियो पैगाम भेजा कि अर्दगान हार रहा है। जैसे सारे हमारे बीपर्स थे, वीडियो बीपर्स थे, फेसबुक पे, सब, अच्छा हेरड्स में सब जा, BBC, ऐसे लगता था कि जैसे उन्होंने उनकी मां मार दी है। ये वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि किसी तौर पर भी तुर्की, उसकी एक वजह है कि तुर्की जो है ये बुनियादी तौर पर यूरोप का लीडर रहा है एक वक्त में। आखिरी बाज़ंतीनियन एम्पायर जो थी ना, रोमन एम्पायर, उसका हेडक्वार्टर जो था वो दैट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतुनिया कहते थे, जिसका नाम इन्होंने इस्तांबुल रख दिया हुआ है। ये वहां से तमाम हेलेन ऑफ ट्राय, यहां से तमाम रोमन पर रूल ये करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन बनाने लगे ना, तो तुर्की ने कहा हमें रखो यार। तो उस वक्त फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वी डोंट वांट टू हैव अ इस्लामिक कंट्री राइट इन द हार्ट ऑफ द यूरोप। लेकिन अब तो है सर, नहीं, अब वो कहते हैं लानत तुम्हारी यू पे। मजा ये है कि हमें जरूरत नहीं है। देखो ना क्यों अमेरिका बर्तानिया बाहर निकला यूं से, वो कहते हैं मेरा पॉइंट स्ट्रांग है। मैं कोई पुर्तगाल या यूनान तो नहीं हूं जिन्हें तुम्हारी उसकी यतीमों अच्छा, और अब तुर्की की तो बात हो गई, और अपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी थी कि खुद रजब तैयब एर्दोगान निकलते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद होती है बाहर होती है और पीछे नमाज पढ़ती है। तो क्या वो भी उतने ही बड़े प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं जितने बड़े प्रोटोकॉल के साथ हमारे वज़राए आज़म या फिर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी निकलते हैं? मैं अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है ना शहर से होके आया हूँ जी। वहाँ पर एक चौक है, उसका नाम है नासरुल मुल्क चौक। स्वाद से? अच्छा, नासरुल मुल्क चौक नाम है, अच्छा, चौक का नाम है। अच्छा सही है सर। हम तो असल मसला है ना कि हम करें कुछ न करें, हम चाहते हैं हमारी तस्वीर लगी रहे, हमारी सड़क का नाम हो, सारा कुछ। 50 से ज्यादा गाड़ियां थी सर उनके प्रोटोकॉल में। सबसे बड़ी बात है देखें आप, वो बाप की और माँ की कब्र याद आई अभी तो। वैसे जितने उनकी जायदाद है, खैर वो ठेकेदार आदमी है, लेकिन KPK की जो सूरत हाल मैंने देखी है, 2-3 चीजों से मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। वो क्या सर? देखिए, मैं दुआ करता हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट बने ना, तो किसी सूबे में कोई अपोजिशन की गवर्नमेंट ना बने। अच्छा, वरना फेडरल गवर्नमेंट उसको जीने नहीं देती।
मर्दान से लेके कालाम तक जो रोड है जी जी 90 किलोमीटर के करीब जो रोड है, 120-125 किलोमीटर, ये फेडरल गवर्नमेंट की रोड है, नेशनल हाईवे की है जी। बुख्ती साहब जब गवर्नर था तो उस वक्त बेनजीर वजीर आजम होती थी, जब चीफ मिनिस्टर था, तो कराची से कोयटा रोड जो थी ये फेडरल गवर्नमेंट की थी। ठीक। तो उसने बोर्ड लगाए हुए थे कि इस पे अगर तकलीफ हो तो हमें गाली मत दें, ये फेडरल गवर्नमेंट की रोड है। अच्छा। और रोड को इन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ है। और मनाम जब्बा की रोड है, उसका ठेका अमीर मकाम के पास है, पैसे लेके भाग गया हुआ है। गली गली में हर बंदे को अमीर मकाम के बारे में ये कहानी याद है। हाँ। अच्छा, उसके ऊपर मैंने देखा है कि एक बात बड़ी तय है, पहली दफा मैंने इसे देखा, मुझे नहीं अंदाजा था कि कभी डेवलपमेंट के अलावा ही लोग दिल कर, मैं मतलब वहां गया हूं, मॉडर्न जा रहा था, ड्राइवर मेरे साथ था, मैंने से पूछा, उस पर एक अचानक पोस्टर आ गया, उस पर उन्होंने पोस्टर लगाया था बाचा खानी पकार दे। अच्छा। कि बाचा खान का फलसफा हमारा फलसफा होना चाहिए। जी जी। तो उसने कहा इसने तो हमें तबाह किया है। आप अंदाजा करें, टूटी रोड पे गाड़ी चला रहा था वो शख्स, कहता मुझे रोड नहीं चाहिए, मेरा बच्चा बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दवाई स्कूल अस्पताल में मिल रही, मुझे अच्छी लग रही है। मतलब काम किया है इमरान खान ने। ये चीज ये चेंज। इलेक्शन अगर होता है, इन केस अगर इलेक्शन होता है तो इमरान केपी फिर से इमरान खान का है, मुझे लगता है इमरान खान से अगर इलेक्शन होता है तो। अगर इलेक्शन होता है तो नहीं सर, अगर को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अगर को पिछली दफा डिफाइन किया। चलें ठीक है। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स काफी दिनों के बाद शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ हम मकबूजा वादी कश्मीर की बात करेंगे। हड़ताल जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपकी लाइव कॉल दी जाती है। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौज़ूआत पर ही बात कीजिएगा और प्रोग्राम के आखिर में हम मकबूजा वादी कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर मजीद 3 कश्मीरियों को जाली पुलिस मुकाबले में शहीद किया गया, जिसके बाद इस वक्त शटर डाउन हड़ताल जारी है और कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद है। इस पर हम बात करेंगे और यह मकबूल जान साहब से। और यह साहब, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? मतलब हर 2-3 दिन बाद कोई ना कोई बड़ा वाक़या हो जाता है और हम लोग सिर्फ ये सुनते हैं कि हड़ताल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 49 पेजेस की रिपोर्ट है। और पहली दफा उनको ये एहसास हुआ है कि अगर हमने कश्मीर को न संभाला जी तो इस पूरे खित्ते के अंदर हमारा बैंड बजा दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि कश्मीरियों ने पहली दफा कश्मीर से बाहर निकल के मुसलमान उम्मत की हैसियत से सोचना शुरू किया। ये जो 4 लोग शहीद किए गए, दाऊद, आदिल, माजिद और खालिद जी, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोग थे। ठीक। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे। ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर पूरी के पूरे 23-24 करोड़ मुसलमान भारत के अगर ये इंडिया के खिलाफ उठ खड़े हों तो इंडिया को 7 लाख फौजें यहां से निकालनी पड़ेंगी। ठीक। अब इसके अंदर उन्होंने जो 2 रिकमेंडेशन हैं, एक इंडिया को है और एक पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन की, कि बोथ शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कश्मीरीज, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि जो बाउंड्रीज हम बना के गए थे उस बाउंड्री को कोई डिस्टर्ब ना करे। उधर तालिबान की सूरत हाल जिस तरह की बिल्टअप हुई है कि वो सेल्फियां लेने के बाद नहीं कर, इस वक्त हालत यह है कि उन्होंने वर्चुअल स्टेट कायम कर दी। पक्तिया से लेके गजनी तक जो हाईवे थी उस हाईवे पे 2 महीने से कंट्रोल उनका है और उनको दूसरी रोड दे दी है कि आप उधर से जाएं और निकलें। ये कभी आज से पहले नहीं हुआ था। काबल में निकले हैं वो लोग, हेलमंद में निकले हैं वो लोग, कंधार में निकले हैं लोग उनके सेल्फियां बना रहे हैं। वो जो सिविल सोसाइटी जो इन्होंने बनाई थी अमेरिकन ने, वो उनको पगड़ियां पहना रही है। इधर ये सूरत हाल बन गई है। जो पॉलिसी अमेरिका ने बनाई थी कि पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान और इंडिया से सैंडविच करेंगे, वो पॉलिसी खत्म होती चली जा रही है। अब ये सारे इसीलिए तो ये जहां गए वहां पर कमर जावेद बाजवा साहब जी वो मिले उनको, अगले दिन फजलुल्लाह को मार दिया उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि अब वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान को ठीक रखो, इंडिया की बाउंड्री को ठीक रखो और कश्मीर को इख्तियार दे दो, जो दे दोनों को मिला के कह दो, वरना अगर खुदा ना खास्ता या खुदा करे जो भी हम कहते हैं, जो भी अगर ये एक ब्लास्ट हो गया, अगर यहां पर 23 करोड़ वो मुसलमान और फिर बांग्लादेश में जिस किस्म की सूरत हाल है, इंडिया में जो 23 करोड़ इंडिया के हो गए, 20-22 करोड़ हम हो गए, अफगानिस्तान 7 हो गए, 6-7 करोड़ वो हो गए। ये अगर एक दफा बिल्टअप हो गया एक तरह का, और उसमें पता है क्या होता है, उनके लिए सबसे बड़ी सर्वाइवल इस वक्त है पाकिस्तान की आर्मी, हमारे लिए भी सबके लिए भी। पाकिस्तान की आर्मी अगर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे ना हो तो क्या यहां से कश्मीर में लोग लड़ने नहीं जाएंगे?
एब्सोल्युटली ठीक। और अगर वहां पर ना हो अपना वेस्टर्न बॉर्डर पे, तो तालिबान यहाँ लड़ने नहीं आएंगे, या यहाँ के लोग जाके कंधार में काबुल में नहीं लड़ेंगे, फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। तो जो आरज़ू शहादत तो हर दिल में जागती है, तो कितनों को आप संभालोगे? और क्या मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो 4 लोग जो टीवी पे एंकरिंग करते हैं, ये लोगों को संभाल लेंगे, या सिविल सोसाइटी की 15 खवातीन संभाल लेंगी? ये जो आज सुबह खड़े होकर गुल बुखारी से लेके वो सारे के सारे जो पाकिस्तान की फौज के बारे में इतना मुंह फाड़ के बातें करते हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि अगर एक दफा ये जो बॉर्डर सॉफ्ट हो गए, और सॉफ्ट बॉर्डर की सूरत हाल के अंदर जो फौज का जो शाम वाली सूरत हाल होगी कि बॉर्डर ही नहीं है, देखा ना शाम में इस वक्त यू कैन एंटर फ्रॉम मेनी साइड। मैं जब वहां गया था तो शाम की फौज तो दूर था, शाम की फौज तो दमिश्क में बैठी हुई है, वो तो बशार अल-असद को संभालती है। और आपकी फौज भी जब अगर बैठ गई जीएचक्यू के अंदर और उसने पूरी तो आप क्या कर लोगे? आप तो पाकिस्तान में आप अपने पासपोर्टों पे इंग्लैंड भी नहीं जा सकोगे। वो ये जमाना गुजर गया कि जब आप कभी पनाह लेने के निकलते, जब मूवमेंट चलती है। तो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल जो है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है। राइट। और उस खौफनाक सूरत हाल में जो है कि ब्लैक झंडे लेके, काले झंडे लेके वो औरतें जो हैं उन्होंने जुलूस निकाला। राइट। और ये सब देख लेते हैं कि कॉलर हमारे साथ है या नहीं है। सबसे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि कॉलर अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो कश्मीर की सूरत हाल में जो इंडिया का किरदार हमेशा से रहा है, इंडिया हमेशा ऑपरेशन को शुरू करता है, फिर रोक देता है, फिर शुरू करता है, फिर रोक देता है। नहीं, इस वक्त इंडियंस ये चाहते हैं, देखें दो तरह के लोग खड़े हो गए। इंडियंस ये चाहते हैं बुनियादी तौर पर या तो एक दफा इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। मैं आज एक उसका वो कर रहा था, टेररिस्ट एक हिंदू का, उसने कहा सारे जो हैं इस वक्त 300 के करीब जो टेररिस्ट हैं वो तो ब्राह्मण है सारे, हम शूद्रों को साथ क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि इंडिया के अंदर मसला ये है ना कि सारी के सारी इलाकों के अंदर आप मूवमेंट चला सकते हैं, सारे के सारे जगहों के अंदर आप मूवमेंट खड़ी हो सकती है। एक दफा अगर एक मुस्लिम इंसर्जेंसी शुरू हुई तो दलित को कोई नहीं रोक सकेगा, राइट, सिखों को कोई नहीं रोक सकेगा। यहां से पंजाब सिखों में मिलेगा। तो पाकिस्तान ये जो इंतजाम बना हुआ है ना बाउंड्रीज का, ये एक दफा टूटी ना, तो जैसे वो मारते हैं ना विंड स्क्रीन के ऊपर, जी, तो क्या होता है? पूरा इलाका बिल्कुल ठीक है। और ये साहब आपका पॉइंट आ गया। ख्वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। एक दफा फिर जाते जाते अनाउंसमेंट, और वो ये है कि प्रोग्राम का वक्त हफ्ते के पहले 3 दिन शाम 7:03 कर दिया गया है। तो शाम 7:03 पर ही नियो टीवी को ट्यून कीजिए ताकि औरिया साहब को आप सुन सकें। अगर आप फीडबैक देना चाहें, फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।